टाइटन इंडस्ट्री, आपको पता है ये स्टॉक ऑलमोस्ट कल 7% से गिरा है और आज भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ और ये स्टॉक गिरा है रिजल्ट के बाद। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको इस लेवल पे स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं और वी विल डिस्कस कंप्लीटली क्या-क्या रीज़न थे उसके फॉल होने के और उसका वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल व्यू यहाँ से कैसा लग रहा है। सो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं क्या-क्या रीज़न है। तो कुछ रीज़न जो हमें पहले अपफ्रंट बताना चाहता हूँ, वो रीज़न के बाद में हम इलैबोरेट करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न वाज़ दैट नो उनका ईबिट मार्जिन काफ़ी गिर गया है एट अ ज्वेलरी बिज़नेस लेवल। ओके, सो वो उसके वजह से ना ऑलमोस्ट मोर देन 1% का नीचे ईबिट लेवल गिरा है। व्हाट इज़ ईबिट? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वो एक आपको भी पता है तनिष्क जो उनका मेन बिज़नेस है, वहाँ एक फॉल आता है ईबिट लेवल पे तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो ये ईबिट क्यों गिरा है? बिकॉज़ ऑफ गोल्ड। तो आपको पता है गोल्ड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, तो ओवरऑल उसके वजह से ना उनका मार्जिन थोड़ा गिरा है, तो उसके वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है। दूसरा एक रीज़न है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन काफ़ी है, ख़ास करके वॉचेस में, तो वॉचेस में भी उन लोगों को इन ऑर्डर टू हैंडल द कॉम्पिटिशन उन्होंने काफ़ी फ़ोकस किया डिस्काउंट पे और उन्होंने बेसिकली अपना सेल्स बढ़ा के रखा। लेकिन उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। काफ़ी उनके कॉम्पिटिटर्स ना क्योंकि उनके पास स्टॉक ज़्यादा थे, दे वर डंपिंग इन द मार्केट तो उनको भी बेसिकली साथ में ये डिस्काउंट मेंटेन करना पड़ा और जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्जिन में दिखता है। नॉर्मली मार्जिन इतना इम्पैक्ट नहीं लेकिन उनका सेल्स वॉल्यूम ठीक-ठाक था लेकिन ओवर द रोल मार्जिन के इम्पैक्ट की वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट आता है। तीसरा एक मेन रीज़न जो था, वो जो बेसिकली स्टडेड ज्वेलरी के जो बिज़नेस है, वो ओके ग्रो हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो होने की बात है। स्टडेड बिज़नेस जो होता है ना, उसमें काफ़ी मार्जिन होता है और वो मार्जिन की वजह से ना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। तो अभी तो वो अराउंड 33% लेकिन आगे जाके यहाँ भी ग्रो होगा। चौथा रीज़न एक जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गोल्ड में काफ़ी इन्फ्लेशन यानी एक तरह से ना प्राइस हाइक है और उसकी वजह से डायरेक्टली हाई हो जाता है उनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उसकी वजह से मार्जिन में इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल भी आपको पता है इन्फ्लेशन की वजह से ना काफ़ी कस्टमर में और सेल्स में भी थोड़ी गिरावट आई है, तो वो लॉन्गर टाइम पे ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, इनिशियल पीरियड पे वो उसका इम्पैक्ट आ जाता है। अगेन कैरेट लेन जो ग्रोथ था, उन्होंने जो एक्वायर किया था, बड़ा जो एक्विजिशन, उसका ग्रोथ अराउंड 3% से ही ग्रो हुआ है। दैट इज़ क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 24 में और उसके वजह से ना क्या हुआ कि एक जो देखो उन्होंने भी काफ़ी खर्चा करके ये एक्विजिशन किया है, तो वहाँ भी एक थोड़ा लिटिल बिट ग्रोथ लोअर साइड है दैट इज इम्पैक्टिंग ऑल्सो होम ग्रोन आपको पता है लैब डायमंड जो होते हैं ना उसका बिजनेस भी इतना ज्यादा नहीं है लिमिटेड इन इंडिया अगर वो लैब ग्रोन नो जो डायमंड होते हैं अगर उनका बढ़ता है तो वो उनकी आपको भी पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर टू डायमंड नो काफी कम होती है और वहाँ उनके मार्जिन बढ़ने के काफ़ी अच्छे रीज़न हो जाते हैं, जहाँ उनको प्रॉफ़िटेबल होती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग ये बिज़नेस देखें, टाइटन क्यों गिरा है? तो टाइटन इन सब रीज़न्स की वज़ह से ज़्यादा गिरा है। अब हम क्या करेंगे, लेट अस सी डिवीज़न वाइज़ कैसा रहा बिज़नेस और यहाँ से क्या लग रहा है, किस तरह से ग्रोथ आ सकती है। सो टॉकिंग अबाउट डिवीज़न वाइज़ बिज़नेस, पहले हम लोग एक काम करते हैं, we'll open their overall profitability. So talking about the profitability आप जैसे देख सकते हो यहाँ आप ओवरऑल अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो अगर हम लोग दिसंबर से कंपेयर करें तो उनकी रेवेन्यू भी कम थी कंपेयर टू अर्लियर दैट वाज 14,000 ऑड करोड़ जो 12,400 के आसपास थी। ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी में देखें 1,053 करोड़ जो पहले से उसके सामने अभी-अभी 771 करोड़ ही आई है। ओके और अगर इवन भी हम लोग पिछले साल के मार्च से करें तो भी बहुत ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, कम गया है और ओवरऑल अगर ग्रोथ भी देखें सेल्स में थोड़ा लिटिल बिट वहाँ ग्रोथ है। लेकिन जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देते हैं तो वो कम हुआ है। ओके, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों क्यों कम हुआ है? वो एक प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज़ जो हम लोग ने बात की थी कि ज्वेलरी बिज़नेस में आप देख रहे हो कि ओवरऑल 12% से वो 10% पे ग्रो हुआ है। ओके, सॉरी ईबिट मार्जिन आ गया है, तो उसके वजह से उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है।
ओवरऑल अगर आप लोग सेल्स की बात करें तो मैंने जैसे बोला था कि कॉम्पिटिशन में टिके रहने की वजह से ना उन्होंने सेल्स में ऑलरेडी ट्राइड देयर बेस्ट बाय डिस्काउंट एंड गेन ऑल दैट वो लेकिन तो भी उतना ग्रोथ नहीं है कंपेयर टू द अर्लियर क्वार्टर्स। आयरन में ठीक-ठाक है लेकिन वो इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है। अगर अगर हम लोग पूरे बिज़नेस की बात करें तो उनका मेजर तो ऑलमोस्ट ज्वेलरी बिज़नेस है और ज्वेलरी बिज़नेस में जैसे ही ईबिट ग्रोथ आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। अगर हम लोग जैसे ये ज्वेलरी बिज़नेस है, क्वार्टर टू क्वार्टर 21% ग्रो किया है। ओके एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर और आप देखोगे ईबिट मार्जिन में भी कम गया है वॉचेस में तो एक्चुअली नेगेटिव गया है पहले मार्जिन तो वो इम्पैक्ट साफ दिखाई देता है प्रॉफिटेबिलिटी में तो दिस इज व्हाट इज इवन अगर आप आरओसी की बात करते हैं हम लोग तो 56% आरओसी आपका ज्वेलरी बिजनेस में आता है वॉचेस में 15 और आईवेयर में 30 और ये जो ज्वेलरी बिजनेस जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट उसमें दिखने लगता है। तो ये चीज़ हमेशा अपने को ध्यान में रखनी किस तरह से है। अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 साल का 33% से ग्रो हुआ है, करंट ईयर 26 प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है 8% लाइक और ओवर द 1 ईयर में 19% सीएजीआर है, लेकिन 3 इयर्स में 31% है। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं कॉम्पिटिटर्स के सामने, तो ये 83 पीई में चल रहा है। नाउ 83 पीई इज़ नॉट अ स्मॉल पीई ओके काफ़ी हाई पीई है और ये चीज़ हमेशा अपने को ध्यान है कि अगर सेल्स और ग्रोथ उस तरह से मैच नहीं होता है, तो ये डीरेट होने लगता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये डीरेट इसके वजह से ये है, तो हाँ आगे जाके ये बढ़ नहीं सकता है, ये बढ़ सकता है प्रोवाइडेड उनमें ग्रोथ आ जाए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आरओसी, आरओई की, सो आरओसी almost 22.7 which is one of the best. Okay, even ROE is 11.84. So nothing wrong on that part कि ROE, ROC में ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है अच्छा ही है। ओवरऑल ROE भी 32% which is one of the highest. अमंग ऑल द ज्वेलरी बिजनेस और एक तरह से टाइटन कंपनी ने सालों से अपना मेंटेन किया हुआ है लीडरशिप व्हिच इज ग्रेट कमांडेबल जॉब इतना इजी नहीं है इतने सालों से मेंटेन करना लेकिन जब ये बात करते हैं हम लोग तभी उसका अगर आप देखो पी रेशियो ऑलमोस्ट 187 चला गया था 20 वो तो कोविड क्राइसिस के वजह से लेकिन अभी भी 93 अभी वो 83 के आसपास है which is not a lower level. Still वो काफ़ी प्रीमियम है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। सो अब आप कल्याण कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया था बीच में। आपने आपको पता है कि काफ़ी ग्रोथ हुआ था लास्ट टाइम भी उनका। सो अ, इसलिए भी ये कंपनी को ना अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस हाई वैल्यूएशन। सो एज़ ए इन्वेस्टर आपको क्या मुझे क्या लगता है यहाँ के क्या करना चाहिए? एज़ ए इन्वेस्टर गाइस यहाँ से ग्रोथ अगर वो सस्टेन करते हैं, उनका एबिट मार्जिन ऊपर आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्जिन ऊपर आना चाहिए। जो चांसेस है जैसे गोल्ड इन्फ्लेशन कम होगा, तो मार्जिन अगेन रिकवर होगा और जो होम ग्रोन डायमंड की बात करें और जो कार्टलेन उनका जो प्रोडक्ट जो नया एक्विजिशन है वो भी वहां से ग्रो होगा तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर इन सिचुएशन ज्वेलरी बिजनेस ऑफ कोर्स इट्स अ लीडर वहां कुछ भी फर्क आएगा तो तुरंत दिखेगा इवन स्टडेड ज्वेलरी में अगर बढ़ोतरी होती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख सकता है। सो यहाँ से भी अगर वो 16-17% के ग्रो करते हैं और ईबिट मार्जिन भी ग्रो होता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, थिंग्स विल बी मच मच इन अ बेटर सिचुएशन। लेकिन यही जो हम लोग बात करते हैं ना कि आगे क्या होगा, आगे ये होना चाहिए, उसी असम्पशन पे हम चलते हैं। सो एज़ ए इन्वेस्टर अगर आपने दिया ऑलरेडी है, तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि भई सडनली स्टोरी खत्म हो गई है और यहाँ से बढ़ेगा नहीं। इट इज़ जस्ट डिपेंड ऑन हाउ व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ दे आर शोइंग। अगेन ये जो इन्फ्लेशन प्रेशर है, ये कब तक चलेगा? आगे जाके इन्फ्लेशन कम होता है, तो डायरेक्टली आप देखोगे कि ज्वेलरी बिज़नेस में फ़र्क पड़ जाएगा। सी इवन दो इन्फ्लेशन हाई है, तो भी टाइटन ने अपना मार्केट शेयर मेंटेन किया है, व्हिच इज़ रियली अ कमेंडेबल जॉब। इस लेवल पे भी वो ग्रोथ दिखा रहा है, तो अगर आगे जाके इन्फ्लेशन कम होता है रॉ मटेरियल प्राइसेस में कम आती है तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अभी मेन रीज़न वही था कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। सो सडनली जो 7% से गिरा था
एक्चुअली मार्केट ने इतना सोचा नहीं था कि ये शेयर इतना गिर सकता है, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, इसलिए आपने नी जर्क रिएक्शन दिखा है। लेकिन आज जब नो ओवरऑल मार्केट गिरा, लेकिन ये स्टॉक इतना गिरा नहीं है। सो एज ए इन्वेस्टर अगर आप ऑलरेडी टाइटर में हो, तो आप होल्ड कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, 1-2 क्वार्टर में होपफुली जब इन्फ्लेशन कम होगा, आई थिंक इनका ओवरऑल कमांडेबल पोजीशन है मार्केट में, तो टेंशन नहीं है, ग्रोथ बढ़ेगा, ईबिट भी सही होगा और थिंग्स विल बी बेटर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक तरह का मल्टी बैगर स्टॉक हो जाए, सडनली 25-30% से ग्रो होना, इट्स वेरी टफ एट दिस लेवल, बट लेट्स सी आगे के समय में क्या होता है। सो दैट इज व्हाट माय टेक इज फॉर दिस स्टॉक टाइटन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो इफ यू वांट to invest, please do your own research before investing. Okay, and do like, subscribe our channel. एंड नॉर्मली हम लोग हर रोज इस तरह की वीडियो लाते हैं जिससे आपको पता चले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और काफी सारे अदर स्टॉक्स के भी हमने रिव्यू किए हुए, आप देख सकते हो। अगर हम आपको अगर हमारी मैकेनिज्म द वे हम फ्रेमवर्क अच्छा लगा है, जिस तरह से हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं, आप हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। I'll see you soon for the next video. See you then. Bye bye.